दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी फिजिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लास में। और लेट मी अपलोड द पीडीएफ विथ यू। जो हम सेंट्रल फोर्स की प्रीवियस प्रॉपर्टीज में से आगे की प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है दोस्तों सेंट्रल फोर्स की। लेट मी गो टू दैट पेज। ओके, यस। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना, नोट डाउन कीजिएगा साथों साथ। सो फोर्थ प्रॉपर्टी यह है दोस्तों कि टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कंजर्व, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है, उसका के प्लस पी निकालोगे तो जीरो सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट के इक्वल निकल के आएगा ऑलवेज, ठीक है ना। कब कौन सी सिचुएशन में? अगर फोर्स सेंट्रल फोर्स फील्ड है, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स फील्ड मतलब जब रेडियली डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है सिर्फ। तो ऐसी सिचुएशन में जब सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, उस सिचुएशन में जो पार्टिकल मूव करेगा ऐसे फोर्स में, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम है, वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। प्रूफ भी देने वाला हूँ, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट थी पिछली प्रॉपर्टी, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसका प्रूफ देने वाला हूँ, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ, ठीक है। पिछली वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ सिलेबस का पार्ट नहीं था, तो उसका मैंने प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। नाउ देखिए, सेंट्रल फोर्स एक्ट्स इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना। सो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? एम ए आर के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। फोर्स एक्ट्स इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। देखिए अभी गौर से, फोर्स जो है रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब आर कैप की दिशा में एक्ट करता है। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है ना। तो फोर्स या तो आर कैप की डायरेक्शन में एक्ट करता है या तो माइनस आर कैप की डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है ना। ठीक है, दो ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, तभी उसको रेडियल फोर्स बोलते हैं। रेडियल सॉरी सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। रेडियल फोर्स नहीं बोलते। रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, लेकिन फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई सेंट्रल सेंट्रल पॉइंट ओ रहता है जिससे अवे या उसके टुवर्ड्स फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। सो एफ इक्वल टू एम ए आर के बराबर है। एम ए आर इज द रेडियल एक्सेलरेशन। या तो रेडियल में होगा या तो रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ चाहूँ मैं अगर चाहूँ तो यहाँ इसको सबस्क्रिप्ट में एफ आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्यों लिख सकता हूँ सबस्क्रिप्ट में एफ आर? क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट करेगा, इसलिए मैं सबस्क्रिप्ट में एफ आर भी लिख सकता हूँ चाहो तो। पर मैं नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि अलग से मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन छोड़ के बाकी की जितनी भी डायरेक्शन है वहां फोर्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो है। तो मैं अलग से एफ आर मेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, टोटल फोर्स ही रेडियल कंपोनेंट के बराबर है, इसलिए मैंने एफ आर अलग से मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एफ लिखा है, ठीक है ना। सो सेंट्रल फोर्स एक्ट्स इन रेडियल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई एफ इक्वल टू एम ए आर। एंड ए आर जो है, ए आर का एक्सप्रेशन ये होता है करके पिछले क्लासेस में हमने डिराइव किया है, ठीक है। ए आर का एक्सप्रेशन ये होता है करके पिछले क्लासेस में डिराइव किया है। तो एम इंटू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आएगा एफ का वैल्यू, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का ये फॉर्मूला होता है करके ये भी डिराइव किया है पिछले क्लासेस में। जे इक्वल टू एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम वी आर वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है, बताया था मैंने, ठीक है। और थीटा डॉट का वैल्यू जे बाय एम आर स्क्वायर आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर एफ इक्वल टू एम इंटू आर डबल डॉट माइनस ये थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। सो थीटा डॉट की वैल्यू मैंने वहां सब्सटीट्यूट की। सो एफ इक्वल टू एम इंटू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की जगह पे जे बाय एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ ये जे बाय एम आर की क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू दी पावर 4 बन जाएगा, ठीक है ना। आर टू दी पावर 4 का क्या हो जाएगा? आर टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाले आर से कट के फिर ये जो एम स्क्वायर है, ये एम जब अंदर जाएगा तो ये एम स्क्वायर का एक एम कट जाएगा, तो ये एम बन जाएगा। सो दैट्स वाई दिस केम, ठीक है ना। एम अंदर डालने पे ब्रैकेट के वो आया,
ठीक है। सो एफ नाउ यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे एम आर डबल डॉट माइनस जे आर स्क्वायर, सॉरी जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब आया है, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे इसको एफ ऑफ आर क्यों लिखा, ठीक है ना, एफ ऑफ आर क्यों लिखा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एफ आर सबस्क्रिप्ट एंड एफ ऑफ आर, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें। एफ आर सबस्क्रिप्ट मतलब सेंट्रल फोर्स को दर्शाता है अगर रेडियल डायरेक्ट कंपोनेंट की बात करें तो, ठीक है ना। और ये एफ ऑफ आर जो है ये दर्शाता है फंक्शन, फोर्स फंक्शन को, जो कि फंक्शन है आर आर का, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये फोर्स फंक्शन, कोई बच्चा पूछ सकता है कि ये जो फोर्स फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, ये जो फोर्स फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है ये आर का फंक्शन कैसे हुआ, ठीक है। सो फोर्स फंक्शन इज आर का फंक्शन बिकॉज एम कांस्टेंट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में और जे सेंट्रल फोर्स फील्ड के केस में जे कांस्टेंट होता है। सो एम एंड जे आर कांस्टेंट, ठीक है ना, जे कांस्टेंट होता है सेंट्रल फोर्स फील्ड में, ये पहले ही पढ़ा है मैंने। तो एम और जे कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आर डबल डॉट और आर क्यूब जो है वो चेंज होंगे, तो ये फंक्शन आर का होगा, ठीक है ना। नहीं तो सादी अवस्था में क्या होता, अगर ये, तो ये सादी अवस्था में तो होना चाहिए था कि आर और जे का फंक्शन होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जे भी कांस्टेंट होता है सेंट्रल फोर्स फील्ड में, पिछली क्लासेस में मैंने प्रूव किया है, तो इसलिए केवल आर का फंक्शन रहेगा ये फोर्स फोर्स फंक्शन, ठीक है ना। सो फोर्स इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, फोर्स इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी आर पोटेंशियल होगा पार्टिकल का। तो ऐसी स्थिति में जो एफ आर का वैल्यू आएगा वो माइनस डी वी बाई डी आर के इक्वल आएगा, ठीक है। सो माइनस डी वी बाई डी आर में मैं यहाँ पे एफ ऑफ आर को यहाँ से डालूंगा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एम आर डबल डॉट माइनस जे जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, सीधे सीधे सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट किया, इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया और इससे इक्वेट किया, ठीक है ना। तो एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर के इक्वल आया। अब ये एम आर डबल डॉट का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस डी बाई डी आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ गौर से, ये वाले एक्सप्रेशन को मैंने डी बाई डी आर के अंदर डाल दिया, ठीक है। कैसे डाला, इसका जब डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो यही आने वाला है, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसके रेस्पेक्ट में तो यही आएगा, ठीक है ना। आपको होमवर्क देता हूं मैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन है ये करके देखिएगा, डी डी आर ऑफ दिस निकाल के देखिएगा इसके इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मैंने एम आर डबल डॉट को एक साइड रखा, इसको इस साइड ले गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बना, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बना, यहाँ से ये उड़ गया और ये यहाँ आ गया, जे स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब, ठीक है। नाउ ये इसमें डिफरेंशियल को पूरे को लगाना है मुझे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जे स्क्वायर और एम तो कांस्टेंट है, तो आर के रिस्पेक्ट में सिर्फ आर ही चेंज हो रहा है, तो डी बाई डी आर को बाहर लेके ये कर दूंगा मैं, जे स्क्वायर बाय टू एम आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो वापस जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब भी आएगा, ठीक है ना, करके देखिएगा आप घर जाके, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर डैश आर डॉट, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन के बोथ द साइड्स को आर डॉट से मल्टीप्लाई करना है। सो जैसे ही मैं आर डॉट से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा एम आर डबल डॉट आर डॉट इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, यही ने आर डॉट से एडिशनल मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ठीक है ना, इसको डी बाई डी टी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। क्यों लिख सकता हूँ, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल के देखिएगा इसी के इक्वल आएगा, देखिए कैसे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी टी इसका करके देखिए, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, टू आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। सो डी आर बाई डी टी इक्वल टू आर डॉट, तो आर डॉट लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हाफ एम टू आर आर डॉट। नाउ टू एंड टू विल कैंसल आउट, सो इट विल बी हाफ आर डॉट, ठीक है ना, किसके बराबर आएगा, नहीं सॉरी ये आर नहीं है और आर डॉट है, ठीक है।
लेट मी वंस अगेन डू द सेम थिंग। ओके, सारा गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए आर डॉट है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए फिर से देखिए, मैंने आर ले यहाँ पे आर ले लिया था इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। आप वहाँ पे आर देखिए, यहाँ पे हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर है, इसका डी बाई डी टी लेके देखिए, ठीक है। सो हाफ एम तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो फिर डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2 r डॉट r डबल डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो हाफ एम इंटू 2 r डॉट r डबल डॉट, ठीक है। तो r और r कैंसिल हो गए, तो इसका डिफरेंशिएशन लेने पे ये आया m r डबल डॉट r डॉट, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन वगैरह तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए दोस्तों। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टाइप स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है। तो ये आया इसके इक्वल, ठीक है, माइनस डी बाई डी आर वी प्लस जे स्क्वायर बाय, अब ये आर डॉट को मैं जानबूझ के डी आर बाई डी टी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा मैं ऐसा, ताकि ये डी बाई डी आर और ये डी आर बाई डी टी, जो आपको पता है कि डी बाई डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस केस में होता ये दोस्तों कि जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देखिए, आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी बाय डी आर है सपोज, ठीक है। तो ये डी टी और ये डी टी चला जाता है और डी वी बाई डी आर के इक्वल आता है, समझ में आ रही है ना बात। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये डी आर और ये डी आर चले जाएंगे। अब आप एक गलती मत करना कभी भी लाइफ में, कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया गया तो ये गलती मत करना कि डी आर एंड डी आर कैंसिल हो गए, ऐसा मत बोलना भूल से भी। देखिए दोस्तों, ये डिफरेंशियल क्वांटिटीज है, ये कैंसिल नहीं होती, डिजिट्स कैंसिल होते हैं, डिफरेंशियल क्वांटिटीज कैंसिल नहीं होती। ये हमारा, हम अपने सुविधा के लिए ये चीज अज्यूम करते हैं कि डी आर कैंसिल हो गए और डी बाई डी टी बचा, लेकिन असलियत में डी आर और डी आर कैंसिल नहीं होते दोस्तों। वो हम सिर्फ ये इक्वल टू ये ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर डी टी बाय डी आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर बाय डी वी, ठीक है ना, ये अगर आता है डी टी बाय डी वी के इक्वल सपोज, ठीक है, तो ये डी आर एंड डी आर कैंसिल नहीं हुए दोस्तों इसमें, दिस डी आर एंड डी आर हैवंट गॉट कैंसल्ड, ओके। डी आर और डी आर कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन कौन से केस में कैंसिल हो सकता है, मान लीजिए 2/3 है मल्टीप्लाइड बाय 3/4 है, तो डिजिट्स है तो कैंसिल होंगे। लेकिन इंटरव्यू में यदि पूछ लिया गया कि डू डी आर एंड डी आर गेट कैंसल्ड, क्या ये कैंसिल होते हैं। इंटरव्यू में कभी कभी एक्सप्रेशन लिख देते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे और पूछ लेते हैं, अगर आपका फिजिक्स ऑप्शनल है तो, कि क्या ये डी आर और डी आर कैंसिल होंगे, तो आपको आंसर देना है नो दे आर नॉट कैंसल्ड, ओके, वो कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ ये इसके इक्वल होता है, इतनी बात है, वो कैंसिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो माइनस डी बाई डी टी वी प्लस जे स्क्वायर बाय 2mr², ठीक है। हम ऐसा ध्यान में रखने के लिए, अपनी सुविधा के लिए ध्यान में रखने के लिए ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि डी आर और डी आर कैंसिल हो गए करके, और वो डी कैंसिल नहीं होते, ठीक है ना। सो डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी हो गया वी प्लस जे स्क्वायर बाय 2mr², ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं ये वाले एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, लेके जाइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है देखिए, इसके इक्वल आ जाएगा ये डी बाई डी टी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बाय 2mr² प्लस वी इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, पिछले स्टेप में सारों को सारे डी टी थे, दोनों साइड डी टी था, इस साइड भी डी टी था और इस साइड भी डी टी था, तो मैं डी टी वाले टर्म्स को एक साइड कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सेम डिफरेंशिएशन के अंडर है वो दोनों सारे टर्म्स। तो डी बाई डी टी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बाय 2mr² प्लस वी, ठीक है ना। डी बाई डी टी निकालेंगे, इसका इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नाउ दिस होल क्वांटिटी, जितना भी यहाँ पे टर्म्स लिखी है, इनको मैं अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, 0 होता है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो चीज कांस्टेंट होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जितना भी अंदर का चीजें हैं, ये सारी की सारी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। मैं जानबूझ के जे को mr² थीटा डॉट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा,
तो जे को एम आर स्क्वायर थीटा डॉट सब्स्टिट्यूट किया तो किसके बराबर आया, ये इसके बराबर आया। ये एम से एक एम कैंसिल होएगा, ये आर टू द पावर 4 से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आर टू द पावर 4 का आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये सब मुझे कोई करके दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इक्वल टू कांस्टेंट, फिर ये इक्वल टू कांस्टेंट, फिर मैं क्या करूंगा जानबूझ के आर थीटा डॉट को और आर डॉट को एक साथ लूंगा। ठीक है, हाफ एम को कॉमन बाहर लूंगा और आर थीटा थीटा डॉट को और आर थीटा डॉट को एक साथ लूंगा। ठीक है ना, अब गौर से देखना दोस्तों, v अलग हो गया है। ठीक है, तो v तो अलग ही रहेगा। ठीक है ना, नाउ ये जो v है ये कहाँ से आया है, ये dv बाई डी आर वाले चीज से आया है। मतलब v क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, सो v इज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे एक्सप्रेशन में एंट्री मार चुका है। अब हमें समहाउ काइनेटिक एनर्जी को लेके आना है, क्योंकि हमें डिराइव क्या करना है, के प्लस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिराइव करना है ना। तो पी तो निकल के आ गया एक्सप्रेशन में, वी तो बहुत देर का आया हुआ है एक्सप्रेशन में। अब हमें के ही लाना है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो मेरी नीड होगी कि मैं हाफ एम को बाहर निकालूं, ताकि उस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन मेरे हाथ में आए। तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट आर थीटा डॉट स्क्वायर आया, यहाँ से कॉमन निकाला हाफ एम को, प्लस वी लिखा और इक्वल टू कांस्टेंट लिखा। तो हाफ एम आर डॉट किसके इक्वल आएगा, वी आर के इक्वल आएगा। फिर आर थीटा डॉट किसके आएगा, इक्वल आएगा वी थीटा के इक्वल आएगा। ये पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब भी सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन होता है तो रेडियल कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, आर आर डॉट के बराबर होता है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट किसके इक्वल होता है वेलोसिटी का, आर थीटा डॉट के बराबर होता है। ये पिछले क्लासेस में डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ से हाफ एम वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर आया, प्लस वी जैसे का वैसा, वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी लिखी जाती है, तो मान लीजिए एक्स एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है पी एक्स, सॉरी वी एक्स है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में मान लीजिए वी वाई है वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होता था ना कार्टेशियन में। तो ठीक उसी तरीके से रेडियल कंपोनेंट जब स्क्वायर करोगे, वी आर का स्क्वायर करोगे और वी थीटा का स्क्वायर करोगे और उनको ऐड करोगे, तो किसके इक्वल आना चाहिए, वी के इस वी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन मैंने बताया था फिगर। ठीक है ना, फिगर को फिर से याद कीजिए। ये इनिशियल लाइन थी, ये थीटा एंगल था, ये थीटा डॉट था, थीटा कैप था, ये आर कैप था, ये ओरिजिन था, ये पॉइंट पी था। याद आ रहा है वो फिगर पिछले क्लासेस का। ठीक है, सो आर डॉट आर हैट और थीटा हैट के बीच में एंगल कितना था, आर हैट और थीटा हैट के बीच का एंगल 90 डिग्री था। तो इसीलिए जो आर के कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और थीटा के कंपोनेंट में जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। उनका स्क्वायर का सम करूंगा मैं, तो मुझे टोटल वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है ना, तो टोटल वेलोसिटी वी स्क्वायर के बराबर आ गई, वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर हुआ। तो नाउ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हम भली बात ही जानते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। वी तो बहुत देर का आया हुआ था, तो वी तो पोटेंशियल एनर्जी अभी बताया। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस अंडर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। इसी का मतलब यह है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंडर में, सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंडर में हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट के बराबर होता है। और यदि कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है ना, ये हम निकाल लिए हमने, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ से डिराइव हो गई। और ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पूछा गया है, पिछले 30 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो। ठीक है ना, तो ये हमने बड़े आसानी से डिराइव कर लिया। नाउ जो अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ और ऑर्बिट, ये हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी,
ठीक है ना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम विजिट करो, या तो दूसरा ऑप्शन है कि टेलीग्राम अगर नहीं जाना है तो नोट्स बनाओ वीडियो पॉज कर करके, ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू एनीवेज। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। ये 25वां क्लास था बाय द वे। अगर आप इस डायरेक्ट 25वें क्लास में आए हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको शुरू के 24 क्लास देख के आने होंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट लेक्चर से प्लेलिस्ट है उसकी मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो कंटिन्यूएशन में वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है, वो जाके देख सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।